वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का बायो साइंस का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है एडोलेसेंस एंड ह्यूमन हार्मोन्स। ठीक है, तो ये चैप्टर को स्टार्ट करें इससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ, फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा बिकॉज टाइमली नोटिफिकेशन ताकि आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एसएस टाइप के क्वेश्चन बिटवीन द चैप्टर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, चलिए जानते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट एज डज प्यूबर्टी अकर्स इन गर्ल्स एंड बॉयज। तो गर्ल्स एंड बॉयज में जो प्यूबर्टी की जो एज होती है वो कितने टाइम में होती है। द प्यूबर्टी इन गर्ल्स अकर्स बिटवीन द एज ऑफ 10 to 15 ईयर्स। ठीक है, तो गर्ल्स में नॉर्मली ये 10 से 15 साल की एज में होती है। बॉयज की बात करें, इट स्टार्ट बिटवीन द एज ऑफ 12 to 16, यानी 12 से 16 साल की उम्र। एक जनरल वे में अगर सोचा जाए तो गर्ल्स में ये एज जल्दी स्टार्ट हो जाती है, जबकि बॉयज में ये देर से स्टार्ट होती है। चलिए नेक्स्ट, ऑन विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल डज द ओव्यूलेशन अकर। यानी कि मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है उसके लगभग कौन से दिन में कितने दिनों बाद, ठीक है, ओव्यूलेशन अकर होता है, ये होने लगता है। तो आंसर, ओव्यूलेशन अकर बिटवीन डे 11 to day 17, यानी 11 से 17वें दिन में मेंस्ट्रुअल साइकिल के ओव्यूलेशन होने लग जाता है। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग इज ए टिपिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी जनरली कितनी लंबी होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। आंसर, द टिपिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28 डेज लॉन्ग। ठीक है, तो ये ऑन एन एवरेज की बात करें तो 28 डेज की हो सकती है, हालांकि ये कभी कभी 21 से लेकर, है ना, 32-35 डेज तक भी जा सकती है। ठीक, जनरल वे में बात करें तो 28 डेज लॉन्ग लंबी होती है, लगभग 1 मंथ। आप मान लीजिए मोबाइल का रिचार्ज का जो 28 डेज वाला मंथ चलता है वो उस हिसाब से चल रही है लगभग ये फिलहाल। चलिए, व्हाट इज पीएमटी। पीएमटी क्या होता है। देखो बेटा, सम फीमेल्स गेट्स मूडी, कुछ फीमेल्स मूडी हो जाती है, मन आएगा करेंगे, मन आएगा नहीं करेंगे, है ना, तो इस टाइप से, है ना। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, गेट मूडी एंड इरिटेबल। ठीक है, वो परेशान हो जाती, चिड़चिड़ी हो जाती हैं। ए फ्यू डेज बिफोर देयर मेंस्ट्रुएशन बिगिंस, जैसे उनका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने वाला होता है तो इसके 1-2-4 दिन पहले वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं, थोड़ा मूडी हो जाती हैं। दिस कंडीशन इज रिफर्ड टू एज प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन। ये क्या होती है बेटा, ये जो कंडीशन होती है इसको कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन, यानी मेंस्ट्रुएशन से जस्ट पहले की जो टेंशन होती है, परेशानी होती है, स्ट्रेस होती है, उसको कहा गया है ना। तो जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम पीएमटी कहते हैं, है ना। पीटीएम याद आ रही होगी आपको बच्चों को, है ना। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज एन एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल क्या होता है। आंसर इज द इंक्रीज इन द साइज ऑफ वॉइस बॉक्स और लार्नेक्स इन बॉयज इज ऑब्जर्व एज लंप कॉल्ड एडम्स एप्पल। द नेक रीजन कहाँ होता है, इन द नेक रीजन। तो देखो भाई, बॉयज में जो होता है गले के नीचे वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे उभरा हुआ हिस्सा जो होता है, इस उभरे हुए हिस्से को, है ना, जहाँ पे लार्नेक्स होता है या वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है, तो ये उभरा हुआ जो पार्ट होता है इसको एडम्स एप्पल बोला जाता है। गले के नीचे वाले हिस्से में ये होता है ना, नेक रीजन में होता है। चलिए नेक्स्ट, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, द राइट मील फॉर एडोलेसेंट कंसिस्ट ऑफ। जो राइट मील होती है एडोलेसेंट के लिए, इस प्यूबर्टी की एज में जो लोग होते हैं उनके लिए सबसे अच्छी डाइट क्या होती है। तो इनमें 4 में से कोई एक आंसर आपको बताना है। ए, पोटैटो चिप्स, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, तो कह रहा क्या होती है भाई, पोटैटो चिप्स खाने चाहिए, नूडल्स खाने चाहिए, कोल्ड ड्रिंक पीने चाहिए, ये होती है क्या। सेकंड, चपाती, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, क्या ये होती है। थर्ड, राइस, नूडल्स, पिज्जा। भाई ये फास्ट फूड तो बिल्कुल, जहां फास्ट फूड आ जाए, कोल्ड ड्रिंक्स आ जाए, इनको तो कट कर दो। जूस अच्छी चीज है, बर्गर बिल्कुल नहीं, चाउमीन बिल्कुल नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा कौन सा, बी। बी इज द राइट ऑप्शन। चपाती खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, मिल्क पीना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। यानी कि मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं हमारी बॉडी को। ऑप्शन ए, एड्रेनल ग्लैंड, पेनक्रियास, थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो राइट आंसर है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड को हम जानते हैं किसके नाम से, मास्टर ग्लैंड के नाम से पिट्यूटरी ग्लैंड को जाना जाता है। नेक्स्ट, हु कॉइन्ड द टर्म हार्मोन्स। हार्मोन नाम का जो शब्द है किसने कॉइन किया था, सबसे पहले किसने नाम लिया था, उछाला किसने था नाम, है ना। स्टार्लिंग ने, अरिस्टोटल ने, हरगोविंद खुराना जी ने, या टांसले ने, किसने उछाला था ये नाम। तो आंसर हो जाएगा बेटा
स्टार्लिंग इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? स्टार्लिंग राइट आंसर है। नेक्स्ट, पिंपल्स एंड एक्ने अकर्स आर फॉर्म ड्यू टू इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ, यानी जो पिंपल्स हो जाते हैं फेस वगैरह पे, एक्ने हो जाते हैं, ये किसकी वजह से बढ़ जाती है? एक्टिविटी किसकी, किस चीज की एक्टिविटी बढ़ जाने, इंक्रीज होने की वजह से ये चीजें होती हैं। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड की वजह से, सबैकस ग्लैंड की वजह से, थायराइड की वजह से, स्वेट ग्लैंड की वजह से। ठीक है, तो राइट आंसर है बेटा सबैकस ग्लैंड की वजह से ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट, बी पार्ट है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। चलिए, क्या है पहला क्वेश्चन? इन सम टीनेज बॉयज द बॉय सडनली बिकम्स हॉर्स, है ना। कह रहा कि जो टीनेज की होती है एज, टीनेज मतलब 13 से लेकर 19, ठीक है, ये वाली जो एज होती है ना। द बॉयज सडनली बिकम्स हॉर्स, तो उनकी आवाज थोड़ी भारी हो जाती है, मोटी हो जाती है, हॉर्स हो जाती है ना। वाई डज दिस हैपन एंड हाउ इज इट रेक्टिफाइड, तो ऐसा होता क्यों है और इसको किस तरीके से सही किया जा सकता है। ठीक है, द वॉइस बॉक्स और लार्नेक्स इंक्रीजेज इन द साइज एंड द रिजल्ट इन द चेंज इन वॉइस। ठीक है, वो कह रहा है वॉइस बॉक्स और जो लार्नेक्स होता है, ठीक है, उसका साइज बढ़ जाता है और उसकी वजह से, उसके परिणाम स्वरूप, ठीक है, वॉइस में हमारे चेंजेस हो जाते हैं। ड्यू टू लार्जर वॉइस बॉक्स, ज्यादा वॉइस बॉक्स बड़ा होने से वॉइस जनरली डेवलप ए अलग है, डीप वॉइस है ना, ए और डीप के बीच में स्पेस है। ठीक है, ए डीप वॉइस, ठीक है, तो उनकी आवाज गहरी भारी हो जाती है। दिस इज मोर प्रोमिनेंट इन बॉयज, बॉयज में ये ज्यादा होता है। इट इज रेक्टिफाइड बाय इट्स ऑन आफ्टर फ्यू डेज, तो ये कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिकली, एक भाई नेचुरल प्रोसेस है, तो जनरली अपने आप ये ठीक हो जाता है, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। अब रेक्टिफाइड ठीक होने का मतलब ये नहीं होता फिर से उतनी वैसी हो जाएगी बात, नहीं, जो चेंजेस एक बार हो चुके हैं तो वो काफी हद तक बने रहते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट, डू ह्यूमंस नीड द अक्वर्ड टीन स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, क्या इंसानों को वाकई में ये एक्वार्ड अजीब टाइप की जो है ना टीन एज होती है, स्टेज होती है, ये चाइल्ड और एडल्टहुड के बीच ये जरूरी है क्या, ये होना जरूरी है? तो आंसर इज यस, ह्यूमंस नीड टीन स्टेज बिकॉज इन दिस स्टेज रैपिड ग्रोथ विद मैनी फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस अकर्स। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ह्यूमन में ये जो स्टेज है ये होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसी स्टेज में रैपिड ग्रोथ, बहुत तेजी से बॉडी बढ़ती है, विद मैनी फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस, और साथ में बहुत सारे फिजिकल एज वेल एज इमोशनल चेंजेस भी होते हैं बच्चों में। सच एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सेक्स हार्मोन्स, तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे टेस्टिस होते हैं, ठीक है, और आपके क्या होते हैं, और ओवेरी होती है फीमेल्स में, तो वहां से सेक्स हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये कुछ चेंजेस होते हैं वहां पे। चलिए नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, वाई इज इट एडवाइजेबल टू टेक आयोडाइज सॉल्ट इन डाइट, तो ये आपको क्यों कहा जाता है कि आपको आयोडीन युक्त नमक, यानी जिसमें आयोडीन हो ऐसा नमक आपको खाना चाहिए, डाइट में लेना चाहिए। इट इज एडवाइजेबल टू टेक आयोडाइज सॉल्ट इन डाइट एज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन मे लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन, उस भाई आयोडीन की कमी से कमी हो जाएगी आपको थायरोक्सिन की इन द बॉडी, इट कॉज, और उसकी वजह से हो सकता है आपको गोइटर नाम की बीमारी, और ये क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ नेक, गला सूज जाता, मोटा हो जाता, भारी हो जाता बहुत ज्यादा, है ना ऐसा। नेक्स्ट, वाई आर डायबिटिक पेशेंट ट्रीटेड विद इंसुलिन इंजेक्शन, डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं भाई, चलिए जानते हैं। डायबिटिक पेशेंट ट्रीटेड विद इंसुलिन इंजेक्शन बिकॉज इंसुलिन लॉस द ब्लड शुगर, क्योंकि इंसुलिन के, है ना, इंसुलिन क्या करती है बॉडी में जाके, ब्लड शुगर को कम कर देती है बाय कंट्रोलिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ द शुगर, शुगर के मेटाबॉलिज्म को ही कंट्रोल कर लेती है वो, है ना, इसलिए उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। नेक्स्ट, What is the role of एल्डोस्टेरोन in our body, तो इसका भाई क्या रोल है हमारी बॉडी में, क्या करता है? ठीक है, आंसर इज एल्डोस्टेरोन हेल्प्स इन द रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर बाय कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ सॉल्ट लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, तो ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये रेगुलेट करता है बीपी को, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है बाय कंट्रोलिंग, और किसको कंट्रोल करके, सीधे नहीं करता, बाय कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ सॉल्ट, हमारी बॉडी में सॉल्ट जैसे कि सोडियम पोटेशियम को कंट्रोल करके बीपी को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेता है। नेक्स्ट,
What will happen if we remove thyroid gland from tadpole larva? अगर tadpole जो लार्वा होता है, मेंढक का की बात कर रहे हैं, फ्रॉग की बात कर रहे हैं, तो उससे थायराइड ग्लैंड निकाल दी जाए तो क्या होगा? चलिए, if we remove thyroid gland from tadpole larva, then it will not be able to grow into frog. तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, बड़ा नहीं हो पाएगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा अपनी फ्रॉग में, एंड लीड टू डेथ, और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी उसकी। नेक्स्ट, when a sperm containing Y chromosome fertilize an egg with X chromosome, then what will the sex of the baby? ठीक है यानी कह रहा है कि एक Y क्रोमोसोम्स, ठीक है, जब मिल एग का यानी फीमेल का जो Y क्रोमोसोम, when a sperm containing Y chromosome fertilize an egg, यानी Y क्रोमोसोम जो होता है वो फर्टिलाइज कर ले एग से, और एग के पास X क्रोमोसोम है, तब क्या होगा? तो बच्चे का सेक्स क्या होगा, यानी बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगा? तो X और Y जब भी कॉम्बिनेशन आएगा बेटा, इट विल बी ए बेबी बॉय। क्या हो जाएगा? इट विल बी ए बेबी बॉय। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एडम्स एप्पल? एडम्स एप्पल से आप क्या समझते हैं? आंसर, the increase in size of voice box or larynx in boys is observed as lump called Adam's apple in the neck region। देखो भाई क्या होता है एडम्स एप्पल, क्या होता है, ये पहले भी आ चुका आई थिंक। इंक्रीज इन द साइज ऑफ वॉइस बॉक्स का साइज बढ़ जाने से या लार्नेक्स का साइज बढ़ जाने से, जो कि बॉयज में होता है, इज ऑब्जर्व एज लंप, एक लंप, एक गुच्छा मोटा ऐसे दिखाई देता है उभरा हुआ, कॉल्ड एडम्स एप्पल, इसको एडम्स एप्पल कहते हैं। इन द नेक रीजन, गले वाले एरिया में होता है ना। चलिए नेक, Name the time period in one's life when the brain has the greatest capacity for learning। एक इंसान की ह्यूमन की वो एज बताइए, वो टाइम पीरियड बताइए जब उसके लर्निंग कैपेसिटी मैक्सिमम होती है। तो राइट आंसर इज एडोलेसेंस, यानी कि 13 से 19 की जो एज होती है, जिसको हम टीनेज के नाम से भी जानते हैं, यही वो एज होती है जिसमें लर्निंग कैपेसिटी मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस इन विच the thickened uterus lining along with its blood vessel is removed from the body of a woman through vaginal bleeding। कह रहा है what is the name of the process, उस प्रोसेस का नाम बताइए in which, जिसमें कि thickened, मोटी uterus lining along with blood vessel, thickened uterus lining और साथ में blood vessel is removed, रिमूव हो जाते हैं, निकल जाते हैं, बाहर आ जाते हैं from the body of woman, woman की बॉडी से बाहर आने लगते हैं through vaginal bleeding, वजाइना से, ठीक है, ब्लीडिंग के थ्रू, है ना। तो ऐसा क्यों? ब्लीडिंग मतलब ब्लड के थ्रू, ठीक है। चलिए, द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड ब्रोकन यूटेराइन लाइनिंग, जब ब्लड का डिस्चार्ज हो रहा होता है, ब्रोकन यूटेराइन लाइनिंग होती है, एंड डेड ओबम्स होते हैं, ठीक है, फीमेल्स की बात कर रहे हैं, फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड मेनेस्ट्रुएशन, तो उसको हम मेनेस्ट्रुएशन कहते हैं। उस प्रोसेस का नाम आपके सामने आ चुका है, मेनेस्ट्रुएशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं बेटा? What do you mean by adolescence? आप adolescence से क्या समझते हैं? State the condition necessary to maintain good reproductive health during adolescence। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है what do you mean by adolescence? adolescence से आप क्या समझते हैं? State the condition, और वो कंडीशन का जिक्र कीजिए, necessary to maintain good reproductive health, ठीक है, जो कि अच्छी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बनाने के लिए जरूरी होती है, उससे आप क्या समझते हैं? आंसर इज द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, यानी चाइल्डहुड से एडल्टहुड में ट्रांजिशन, जो कन्वर्जन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो इसको हम कहते हैं एडोलेसेंस। इस एज को हम क्या कहते हैं? एडोलेसेंस कहते हैं। नेसेसरी कंडीशन टू मेंटेन गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ड्यूरिंग एडोलेसेंस आर, तो वो कंडीशन क्या है ताकि हम अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंट्रोल कर सकें, अच्छे से बना के रख सकें उस चीज को, तो क्या क्या है? नंबर 1, वन शुड हैव प्रॉपर डाइट, ठीक है, एक इंसान को अच्छी डाइट लेनी चाहिए। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन का, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अंडरटेक फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज भी उसको करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, एड्स इज कॉज्ड बाय HIV, एड्स जो होता है HIV के थ्रू होता है। गिव एनी 3 वे बाय विच एड्स कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, वो 3 तरीके बताओ जिनकी मदद से एड्स फैलता है, स्प्रेड होता है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। एंड टेल द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दिस डिजीज, और उसके हार्मफुल इफेक्ट पे आप बताइए। नेक्स्ट देखते हैं भाई, बाय शेयरिंग सिरिंजेस, कैसे कैसे फैलता है? सिरिंजेस के शेयर करने से, एक को इंजेक्शन लगा, उसी सिरिंज से दूसरे को लगा दिया तो फैल जाएगा। बाय अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट आप करेंगे तब भी ये ऐसा हो जाएगा।
फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, इन्फेक्टेड मदर है, मदर को हुआ है और बेबी को जन्म देने वाली हैं, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे बेबी को भी हो सकता है। ठीक, तो ये 3 तरीके हो गए। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एड्स आर, क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं एड्स के? वेट लॉस, वजन कम हो जाता है, क्रोनिक वीकनेस एंड फीवर, अक्सर लंबी है ना वीकनेस कमजोरी बनी रहती है, फीवर आते रहते हैं बार बार, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, दिमागी संतुलन में भी इसका इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट, व्हाई इज एड्स कंसिडर्ड एज सिंड्रोम एंड नॉट ए डिजीज? एड्स को एक सिंड्रोम न माना गया है, डिजीज नहीं माना गया है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या है भाई इसका। ए डिसऑर्डर इन विच सिंगल ऑर्गेनिज्म कॉजेज मैनी सिम्टम्स। वो कह रहा है कि एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म कॉजेज मैनी सिम्टम्स, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को, एक इंसान को, ह्यूमन भी हो सकते हैं, ठीक है, कई तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इज कॉल्ड सिंड्रोम। तो उसको सिंड्रोम कहते हैं, यानी किसी एक बीमारी का लक्षण नहीं होता, कई सारे इस टाइप के लक्षण उसको दिखाई देने लगते हैं, तो उसको कहते हैं सिंड्रोम। जैसे कि एड्स इज कॉज्ड बाय HIV, एड्स HIV के कारण होता है। आप मुझे HIV की और एड्स की फुल फॉर्म लिख के बताएंगे कमेंट बॉक्स में, है ना। इट डैमेजेस द इम्यून सिस्टम, ये क्या करता है? HIV एड्स क्या करता है भाई? ये हमारे इम्यून सिस्टम को, यानी जिससे हम अपने बॉडी की रक्षा करते हैं, जर्म से, बैक्टीरिया से, सबसे, उस सिस्टम को ही खत्म कर देता है ना, उसको कमजोर करने लगता है धीरे धीरे। ऐसे नहीं अभी हुआ तो आज ही खत्म हो गया, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। एंड इवन ए स्मॉल इन्फेक्शन बिकम सीरियस, और फिर हमको जरा सा भी इन्फेक्शन कोई बीमारी होगी तो वो भी हमारी ठीक नहीं होके दे रही है लंबे समय तक, तो ऐसा, यानी बीमारी को बढ़ा चढ़ा देता है। ठीक है, देयर इज नो स्पेसिफिक डिजीज, तो ऐसा नहीं कि इस HIV कोई एक पर्टिकुलर डिजीज नहीं, ठीक है, जो भी बीमारी होगी उसको ठीक होने में हमारी, है ना, पसीने छूट जाएंगे, बिल्कुल ठीक नहीं कर पाएंगे हम उसको। एड्स एंड कॉज मल्टीपल डिजीज एंड सिस्टम, तो मल्टीपल डिजीज हो जाती है, उनके सिम्टम्स भी दिखने लगते हैं। सो इट इज नोन एज सिंड्रोम एंड नॉट ए डिजीज, तो एक सिंड्रोम माना गया, इसलिए इसको डिजीज नहीं माना गया। चलिए नेक्स्ट, What do you mean by exocrine and endocrine gland? Explain with examples. ठीक है, तो आपको बताना है कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है। चलिए, तो इनको डिफाइन करने के लिए हमने थोड़ा कंपेरेटिवली स्टडी कर दी है, दोनों में डिफरेंशिएशन के थ्रू हमने समझाने की कोशिश की है। देखिए, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं डू नॉट हैव डक्ट्स। डक्ट्स का मतलब ऐसे समझिए बेटा, पाइपलाइन, है ना, क्या होती है, जैसे पाइपलाइन में फ्लो करती हैं। ये ग्लैंड्स क्या होती हैं, ये जो भी मटेरियल सेक्रेट करेंगे, हार्मोन सेक्रेट करेंगे, तो वो पाइपलाइन के थ्रू, नर्व वगैरह के थ्रू ये जाता है, फ्लो करता है। जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स हैव डक्ट्स, तो इनमें क्या होती है, डक्ट्स होती है। इनमें डक्ट्स नहीं होती है, पाइपलाइन नहीं होती, इनमें डक्ट्स होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट्स हार्मोन्स, ये हार्मोन सेक्रेट करती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस स्वेट एंजाइम्स, ये स्वेट एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो थायराइड ग्लैंड्स हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गई, एक्सेट्रा हो गई, सलेवरी ग्लैंड्स हो गई, पेनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, इस तरह से ये होती है। यानी सीधे क्या करती है भाई, इनमें क्या होती है, इनमें डक्ट्स होती हैं, तो ये सारी चीजें डक्ट्स के थ्रू जाएंगे, ये सीधे ब्लड में मिला देती हैं, ऐसे, है ना। चलिए नेक्स्ट, What changes occur in uterus when an egg is released by ovary? कह रहा है कि what changes occur in uterus, यूट्रस में क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं when an egg is released by ovary, ओवेरी से जब एग रिलीज होता है तो क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है, यूट्रस में। आंसर, when egg is released by ovary and fertilized, ठीक है, तो जब एग रिलीज हो जाता है ओवेरी से और वो फर्टिलाइज हो जाता है, इट मूव्स टू यूट्रस, तो वो यूट्रस में मूव करता है, एंड गेट्स ट्रांसप्लांटेड, और वहां पे ट्रांसप्लांट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जम जाता है, चिपक जाता है। इट मीन्स दैट वुमेन बिकम प्रेग्नेंट, तो इसका मतलब हो जाता है कि उस टाइम पे जो वुमेन क्या हो चुकी हैं, प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट, हाउ कैन यू से दैट, आप किस तरीके से ये कह सकते हैं दैट द सेक्स ऑफ ए ह्यूमन बेबी इज जेनेटिकली डिटरमाइंड, यानी कि एक बेबी है कि गर्ल है कि बॉय है, ये जो सेक्स है डिटरमाइन आप कैसे कर पाएंगे, जेनेटिकली इसको डिटरमाइन कर पाएंगे, ये आप कैसे कह सकते हैं। एक्सप्लेन अलोंग विद द फ्लो डायग्राम, फ्लो डायग्राम की मदद से इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो आंसर देते हैं, इन ह्यूमन सेक्स इज डिटरमाइंड बाय जेनेटिकली मैकेनिज्म, एक जेनेटिक मैकेनिज्म के द्वारा इसको डिटरमाइन किया जा सकता है। जैसे कि ह्यूमन मेल्स कंटेन XY, ह्यूमन मेल्स के पास होते हैं XY क्रोमोसोम्स, वाइल ह्यूमन फीमेल्स कंटेन XX क्रोमोसोम, तो यानी मेल के पास होते हैं क्या, है ना, फादर, यानी मेल्स के पास होते हैं XY और मदर के पास होते हैं XX क्रोमोसोम।
इट आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट इज XX। अगर फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी देखो 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ये X है Y, तो भाई ये वाला X अगर X से मिला तो बनेगा क्या है ना, ये वाला X अगर इसके X से मिला तो XX बनेगा। अगर Y वाला मिलता है इधर है ना, Y वाला मिलता है किससे, X से, तो बनेगा XY। ठीक है, देन ए बेबी गर्ल, तो XX अगर बनता है तो बेबी गर्ल हो जाएगी, XY अगर बनता है तो बेबी बॉय हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई दीज ग्लैंड्स एंड एक्सप्लेन देयर रोल्स इन ह्यूमन बॉडी। इन ग्लैंड्स को आप पहचानिए, आइडेंटिफाई कीजिए और इनका ह्यूमन बॉडी में क्या रोल होता है उसको भी आप समझाइए। चलिए नेक्स्ट, तो पहली वाली जो ग्लैंड दी गई है फिगर में, ये है हमारी कौन सी, एड्रेनल ग्लैंड है। क्या है, एड्रेनल ग्लैंड है ये। और दूसरी कौन सी है, थायराइड ग्लैंड है। कौन सी है ये, थायराइड। तो पहले थायराइड का देख लेते हैं, है ना। थायराइड ग्लैंड टुगेदर विद T3 दीज हार्मोन्स, ठीक है, टुगेदर भी मतलब T3 के साथ भी, रेगुलेट अवर बॉडीज टेम्परेचर, ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती है। तो हमने इसको पहचान लिया, थायराइड है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के काम आती है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, एंड हार्ट रेट, है ना, हार्ट रेट को कंट्रोल करती है। मोस्ट ऑफ द T3 इन योर बॉडी बाइंड्स टू प्रोटीन, ये क्या करते हैं, T3 बाइंड्स टू प्रोटीन, प्रोटीन को बांधते हैं, उससे बंधे होते हैं। नेक्स्ट, ये वाली जो दी गई है डायग्राम में, इसको कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड। ये क्या करती हैं, इंक्रीजेज हार्ट बीट रेट, हार्ट बीट रेट बढ़ा देती हैं। ठीक है, ओवरऑल ब्लड शुगर लेवल एंड बॉडीज एनर्जी लेवल को भी ये बढ़ा देती हैं। ऑल्सो हेल्प करती हैं, इट हेल्प इन डिफेंस ऑफ द बॉडी इन एन इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करती हैं, काम करती हैं, वहां पे डिफेंस करने का काम करती हैं हमारी बॉडी की। चलिए नेक्स्ट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे एक शॉर्ट नोट आपको लिखना है। चलिए तो देखिए बेटा, जानते हैं क्या है, व्हेन ए गर्ल रीचेज प्यूबर्टी, जब एक गर्ल प्यूबर्टी की एज में रीच कर जाती है, पहुंच जाती है, ए मैच्योर ओवम इज रिलीज, तो उससे क्या होता है, एक मैच्योर ओवम रिलीज होता है फ्रॉम हर ओवेरी, उसकी ओवेरी से, एवरी मंथ, प्रत्येक मंथ, ईच मंथ। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ मैच्योर ओवम बाय एज ओवेरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। इट इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, अगर ओवम, ठीक है, ओवम, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, ओवम, ठीक है, जो एग वहां से निकला था, नॉट फर्टिलाइज, यानी कि वो अगर स्पर्म से नहीं मीट किया, अगर स्पर्म से मीट कर गया तो फर्टिलाइज हो जाएगा, विद स्पर्म से अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, इट विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी, तो वो बॉडी से डिस्चार्ज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, टुगेदर विद ब्लड एंड ब्रोकन यूट्राइन लाइनिंग, ब्लड के साथ और ब्रोकन यूट्राइन लाइनिंग के साथ, ब्लड से के थ्रू, मतलब ये क्या होगा, बाहर आ जाएगा ओवेरी के थ्रू। द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, तो ब्लड का जो डिस्चार्ज है ब्रोकन यूट्राइन लाइनिंग का एंड डेड ओवम का फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, तो फीमेल की बॉडी से, है ना, इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, तो इसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। इट इज ए साइक्लिक प्रोसेस, एक ये साइक्लिक प्रोसेस होता है, मतलब हर बार, है ना, ईच मंथ ये होता रहता है। एज इट रिपीट्स यूजुअली एवरी 28 डेज, तो लगभग ये हर 28 डेज में, यही साइकिल हर 28 डेज में रिपीट होती रहती है। However, the length of a cycle may vary between 21 to 35 days. जनरली ये 28 डेज में होता है, लेकिन 21 से 35 डेज तक भी ये इतना टाइम पीरियड हो सकता है, वेरी कर सकता है। नेक्स्ट, गिव ए comparative account of changes that occur in boys and girls at the time of puberty. बॉयज और गर्ल्स में प्यूबर्टी के टाइम में जो चेंजेस होते हैं उनका एक कंपैरेटिवली, यानी डिफरेंशिएट करना है एक तरीके से आपको। द चेंजेस इन बॉयज एंड गर्ल्स आर गिवन बिलो, नीचे दिए गए हैं, क्या क्या है भाई जानते हैं। देखिए, तो भाई केवल हमने यहाँ पे फिजिकल चेंजेस के बारे में बात की गई है, क्या है, बॉयज की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप कंप्लीटली एंड टेस्टेड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं कंप्लीटली, एंड टेस्टेड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म, और टेस्टेड से स्पर्म प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं गर्ल्स की बात करें, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप कंप्लीटली एंड ओवेरीज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एग और ओवा। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हो चुके होते हैं कंप्लीटली, ओवेरीज से एग्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो चुके होते हैं। अब बात करते हैं बॉयज की, यानी यहाँ से स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे एग प्रोड्यूस हो रहे हैं। द बॉयज ग्रोज रैपिडली, हाइट कैन इंक्रीज रैपिडली इन शॉर्ट टाइम, बॉयज रैपिडली ग्रोथ करते हैं, हाइट भी बढ़ने लगती है तेजी से, हाइट इंक्रीज रैपिडली, हाइट भी उनकी रैपिडली ग्रोथ करती है, गर्ल्स की भी, इन शॉर्ट टाइम। गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज इनिशियली, यानी कि प्यूबर्टी की एज में जो स्टार्टिंग एज होती है, गर्ल्स की हाइट ज़्यादा तेजी से बढ़ती है, जबकि बॉयज़ की बढ़ती तो है, लेकिन गर्ल्स से थोड़ा बाद टाइम में ज़्यादा बढ़ती है ना।
द बॉयज बिकम्स मोर मस्कुलर, ठीक है, बॉयज ज़्यादा मस्कुलर हो चुके हैं ना, मसल वगैरह फुला लेते हैं, बॉडी बिल्डअप कर लेते हैं। शोल्डर्स एंड चेस्ट बिकम ब्रॉडर, शोल्डर्स कंधे चौड़े हो जाते हैं, चेस्ट सीना चौड़ा हो जाता है उनका, ठीक है। नेक्स्ट, द ब्रेस्ट बिकम्स इंक्रीज इन साइज, ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है गर्ल्स में। एंड मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है, मेमरी की जो ग्लैंड्स होती हैं यानी कि मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स जो होती हैं, ठीक है, इनका साइज बढ़ जाता है। डेवलप, ये डेवलप होने लगती हैं। द हिप ब्रॉडन, हिप्स जो होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं, वाइड हो जाते हैं। पेल्विक रीजन वाइडन्स, पेल्विक रीजन भी क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट, फिजिकल चेंजेस इन बॉयज, बॉयज में फिजिकल चेंजेस जो होते हैं क्या करते हैं उनमें, हेयर ग्रोज ऑन फेस एंड बॉडी, है ना, मूछें आने लगती हैं, दाढ़ी आने लगती हैं, ठीक है, इस तरह से। एस्पेशली अंडर आर्मपिट्स एंड अराउंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास बाल वगैरह आने लगते हैं। आर्मपिट्स में भी, है ना, हेयर्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, बड़े होना शुरू हो जाते हैं। गर्ल्स की बात करें, हेयर ग्रोज अंडर आर्मपिट्स एंड अराउंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये चीजें यहाँ पे होने लगती हैं, ठीक है। फेस वगैरह पे इतने, है ना, हेयर्स वगैरह नहीं आते हैं। द बॉयज बॉक्स और लार्नेक्स इंक्रीज इन साइज एंड दस रिजल्ट इन द चेंज इन बॉयज, बॉयज बॉक्स लार्ज हो जाता है, साइज बढ़ जाता है और आवाज कैसी हो जाती है, डीप हो जाती है, बॉयज में चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। जबकि गर्ल्स में बात करें तो जनरली द बॉयज डज नॉट चेंज मच, आवाज बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती है। स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स बिकम मोर एक्टिव, स्वेट और स्वेट, है ना, जो पसीना होता है ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। स्वेट ग्लैंड्स कॉज इंक्रीज इन स्वेटिंग एंड ऑयल्स ग्लैंड कॉज एक्ने और पिंपल, और जिसकी वजह से एक्ने और पिंपल होने लगते हैं। स्वेट ग्लैंड ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं और जिसकी वजह पिंपल एक्ने वगैरह हो जाते हैं यहाँ पे। जबकि गर्ल्स की बात करें, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड बिकम मोर एक्टिव, स्वेट ग्लैंड्स कॉज इंक्रीज स्वेट, है ना, स्वेटिंग एंड ऑयल ग्लैंड्स कॉजेज एक्ने और पिंपल्स, यानी ज्यादा होते हैं यहाँ पे गर्ल्स में। नेक्स्ट, What are hormones? Mention any 4 characteristics of hormones. तो यानी कह रहा है कि हार्मोन्स क्या होते हैं, ठीक है। मेंशन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्मोन, 4 कैरेक्टरिस्टिक बताइए हार्मोन्स की। चलिए देखते हैं। हार्मोन्स आर केमिकल एक्टिव सब्सटेंस, हार्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल एक्टिव सब्सटेंस होते हैं दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, ठीक है, जो कि जिम्मेदार होते हैं किसके लिए, कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज, यानी एक्टिविटीज में जो हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बनाना होता है। मतलब तुम अभी करो, तुम हमारे बात करना, तुमसे पहले करना, मतलब ये सब साथ में करेंगे, मिलकर इस टाइम पे करेंगे ऐसे, तो यानी ये कोऑर्डिनेशन बिठाना भी ये हार्मोन्स की जिम्मेदारी हो जाती है। दे एक्ट एज केमिकल मैसेंजर फॉर कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज, ये केमिकल मैसेंजर की तरह बिहेव करते हैं हमारी बॉडी में। Each hormone is responsible for specific activities and control specific part of the body. हर हार्मोन जो होता है वो एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को, ऐसा नहीं कि एक ही हार्मोन भेज दिया और जब वो ही सभी को कंट्रोल करता है, नहीं, हर किसी के लिए अलग अलग, है ना, और पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को वो कंट्रोल करता है। हार्मोन्स ट्रेवल्स थ्रू ब्लड स्ट्रीम, हार्मोन जो ट्रेवल करते हैं ब्लड स्ट्रीम के, यानी ब्लड में फ्लो होके मिक्स होके फ्लो करते हैं। रीच द टारगेट ऑर्गन, जहां पे जिस ऑर्गन पे उनको पहुंचना होता है वहां उस ऑर्गन पे, उस टिश्यू पे वो पहुंच जाते हैं। फॉर कंट्रोलिंग द एक्टिविटी, ताकि वो उस ऑर्गन को कंट्रोल करके एक्टिविटी को कंट्रोल कर सके। हार्मोन्स नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी, हार्मोन्स की जरूरत कम मात्रा में होती है, कम क्वांटिटी में होती है, ठीक है। तो इस तरह से 4 हमने देखी कैरेक्टरिस्टिक, तो 4 कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आप समझ सकते हैं। ये केमिकल मैसेंजर होते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, स्पेसिफिक, ईच हार्मोन स्पेसिफिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रेवल करते हैं, ठीक है, और ये स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। इस तरह से 4 पॉइंट आप बना के 1 2 3 4 करके भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द गिवन टेबल, गिवन टेबल से आप क्या, एक टेबल दी गई है आपको बगल में, इस टेबल से आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। What is the reason behind this increase with increasing age, ठीक है, और ऐसा होने, what is the reason behind this, इसके पीछे क्या कारण है, increase with increasing age, ठीक है, इस इंक्रीज होने कुछ चीजें बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, तो उसका कारण क्या है। आंसर, इन दिस टेबल रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड हाइट इज सोन, ठीक है, इज सोन एंड नोन लगा देंगे, ठीक है। तो इस टेबल में एज के और हाइट के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है। दिस टेबल शोज दैट देयर इज सडन चेंज इन हाइट, तो इस टेबल से हमें पता चल रहा है कि अचानक से हाइट बढ़ रही है, ठीक। तो देखो भाई, ड्यूरिंग 4 to 8 ईयर्स ऑफ एज, 4 से 8 वर्ष की अवस्था में, तो ये है 4 से 8 साल की एज, यहाँ पे जो हाइट दी है सेंटीमीटर में, तो
तो अगर बात करें बॉयज़ की जो एज है ना, हाइट होती है वो 96, तो यहाँ पे है 92, यहाँ पे 114, 110। तो आप क्या देख पा रहे हैं, ठीक है, तो देखो आपने क्या देखा, ड्यूरिंग 4 to 8 ईयर्स ऑफ एज हाइट ऑफ गर्ल्स इज लेस देन द बॉयज। तो यहाँ पे हाइट ऑफ जो गर्ल्स है वो कम है बॉयज की हाइट से। देखो बॉयज की 96 है, गर्ल्स की बेचारे की 92 है ना। 8 ईयर्स की बात करें तो 114 बॉयज की और यहाँ पे 110, तो लगभग आप कह सकते हैं कि बॉयज की एज हाइट जो होती है थोड़ी ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू गर्ल्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बट ड्यूरिंग 8 to 12 ईयर्स है ना, 8 से लेकर 12 साल की एज में, तो देखो भाई क्या चेंज हो जाते हैं, गर्ल्स ग्रो फास्टर, गर्ल्स ज्यादा तेजी से ग्रो करती है, उनकी हाइट तेजी से बढ़ती है। तो देखो 12 साल तक आते आते बॉयज की रह जाती है 129, गर्ल्स की हो जाती है 133। इसका मतलब ये हुआ गर्ल्स की हाइट यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ी है बॉयज के कंपैरिजन में, ठीक है। इन द लेटर पीरियड, और उसके बाद के पीरियड में हाइट बिकम्स स्टेबल, उसके बाद के पीरियड में हाइट लगभग स्टेबल हो जाती है। तो देखो यहाँ पे आते आते 16 ईयर्स तक आते आते लगभग दोनों की बराबर हो चुकी है और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। दीज ऑल आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन, और ये सब चीज़ें हार्मोन से कंट्रोल की जाती हैं। चलिए अब आते हैं हॉट्स क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है हॉट्स क्वेश्चन में, देखिए पहला क्वेश्चन, एक ग्लैंड एक्स इज लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। एक ग्लैंड है जो एक्स है स्टोमक के नीचे है जस्ट इन ह्यूमन बॉडी, ठीक। एक्स जो है ग्लैंड है, ग्लैंड एक्स स्टोमक के नीचे है ना, बिलो द स्टोमक, ये पॉइंट एक है, ठीक है। द ग्लैंड एक्स सेक्रेट हार्मोन बाई, और ये जो ग्लैंड सेक्रेट करती है हार्मोन वो क्या करती है, बाई करती है। द डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन वाई इन द बॉडी कॉजेज डिजीज जेड, ठीक है। तो एक्स एक ग्लैंड का नाम है, जो हार्मोन सेक्रेट कर रही है उसका नाम वाई है, और जो डिजीज हो रही है उसका नाम जेड है। इन विच ब्लड शुगर लेवल ऑफ पर्सन राइजेस टू मच, जिसकी वजह से इस बीमारी में क्या हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो शुगर लेवल कहां पे आया था, डायबिटिक, डायबिटिक याद कीजिए, याद कीजिए, याद आया कुछ, हाँ चलिए। द पर्सन हैविंग ब्लड शुगर इज कॉल्ड ए, जिस पर्सन को ब्लड शुगर बढ़ चुका है, ठीक है, उसको क्या कह दिया हमने, उसका नाम दे दिया क्या, ए। वाट आर एक्स वाई जेड एंड ए, एक्स बताइए क्या है, वाई बताइए क्या है, जेड बताइए क्या है, और ए बताइए क्या है। तो आंसर इज एक्स इज पेनक्रियाज, इंसुलिन का है ना हार्मोन का सेक्रेशन होता है। ऐसे पर्सन को डायबिटीज हो जाती है, डायबिटिक पर्सन उसको बोलेंगे, तो डायबिटिक पर्सन उसको बोलेंगे। तो इस तरह से बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, यानी हिंट्स में देके बात की गई थी। नेक्स्ट, तो यहाँ पे एक ही हॉट्स क्वेश्चन दिया होता है इस चैप्टर में। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, क्या आपके होमवर्क में और भी चीज़ों में स्टडी में क्या ये हेल्पफुल है। इसी तरह हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहेंगे। जिन भी बुक का आपके स्कूल में जो भी बुक चल रही है ना, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।